आज हम रिव्यू करेंगे बेस्ट सेलर किताब 84 का, जिसके लेखक सत्य व्यास हैं और इसका मूल्य अमेजन पे 150 रुपये है, जिसका प्रकाशन किया है हिंदी युग ने और इसको पृष्ठों की संख्या 105 है। सत्य व्यास अपनी नई वाली हिंदी के कारण युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने अब तक 5 किताबें लिखी हैं और उनमें से 4 बेस्ट सेलर साबित हुई हैं। 84 उनकी तीसरी किताब है और जो कि बहुत बड़ी बेस्ट सेलर हुई थी। किताब का इंटरेस्ट हमको पहले पेज से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर नॉर्मली लेखक आभार लिखते हैं वहाँ पर इन्होंने मुआफ़ी लिखा है। मुआफ़ी प्रियंका से, जिसका वक्त अब उसका नहीं है। सानिध्य से, जिसके पापा खुद को लेखक कहते हैं और महज 2 किताबें ही लिख पाए हैं। माँ पापा से, जिनका बेटा देश घूमता है और घर आना ही भूल जाता है। दोस्तों से, जो जानते हैं कि मुझे फ़ोन न उठाने की बीमारी है। ख्वाजा गुलाम फरीद से, जिनके जोग मैंने बिना इजाज़त लिए। अनुपम चितकारा और बॉबी सिंह से, जिनकी गुरु दक्षिणा में मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। मनीष वंदे मातरम से, जिनकी बातें मानना तो अब लिखना सीख गया होता। और अंत में पूरी सिख कौम से, इस उम्मीद के साथ कि हमें मुआफ़ी ना मिले। कहानी का मेन प्लॉट बोकारो स्टील सिटी है, जहां बोकारो आपको खुद ही कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अभिशप्त यूं कि आज़ादी के 25 साल बाद भी 3 अक्टूबर 1972 को पहला फावड़ा चलने से पहले तक मुझे कोई जानता नहीं था। उद्योगों में विकास खोजते इस देश को मेरी सुधाई। देश के प्रधानमंत्री ने मेरी छाती पर पहला फावड़ा चलाया और मैं जंगल से औद्योगिक नगर हो गया। नाम दिया गया बोकारो इस्पात नगर। पहली दफ़ा देश ने मेरा नाम तभी सुना, मगर दूसरी दफ़ा जब देश ने मेरा नाम सुना तो प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी और मैं शर्मसार हो चुका था। मैं आपको अपनी कहानी तो सुना रहा हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर कहानी से खुद को अलग कर लिया है। इसके लिए मेरी कोई मजबूरी नहीं है, पूरे होशो हवास में किया गया फैसला है। बस मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरे दुख को आप ही ढूंढें, और यदि ढूंढ पाएँ तो समझें कि आपके किए की सज़ा शहर को भुगतनी पड़ती है। तारीख किसी शहर को दूसरा मौका नहीं देती। अब खुद को बीच से हटाता हूँ, आप किरदारों को हवाले हुए बिस्मिल्लाह करिए। पूरी कहानी ऋषि और मनु के इर्द गिर्द घूमती है। यह उनके प्रेम की कहानी है। वैसे तो ऋषि स्वभाव से गुस्सैल और गंभीर किस्म का इंसान है, लेकिन उसका गुस्सा रफू चक्कर तब हो जाता है जब उसके मकान मालिक छाबड़ा साहब की बेटी मनु से उसको प्यार हो जाता है। हालांकि शुरुआत तो मनु ने ही की थी। मनु यानी कि मंजीत छाबड़ा बहुत ही सीधी सादी लड़की और बहुत खुश मिजाज की लड़की है। उसने ऋषि से ट्यूशन पढ़ाने के लिए आग्रह किया, जिससे वह उससे ढेर सारी बातें कर सके, ना कि पढ़ाई कर सके। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। यह प्यार ही तो था कि ऋषि के ना होने पर मनु परेशान हो जाती थी, हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी। छठ के दिनों में जब ऋषि ने चप्पल नहीं पहना था तो मनु ने भी बहाना करके अपनी चप्पल उतार दी थी। प्रेमियों की भाषा बस प्रेमी ही समझ सकते हैं। हालांकि ये दोनों लोग किसी को बताना नहीं चाहते थे। इन्होंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था, लेकिन समय बहुत बलवान होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। और फिर एक दिन वो घटना हुई जिससे सब कुछ बदल गया। 11 बजे के आसपास प्रसारण एक अजीब सी ध्वनि के साथ कट गया। उन्हें लगा कि रेडियो की फ्रिक्वेंसी में गड़बड़ी है। उन्होंने रेडियो का एंटेना बाहर निकाला ही था कि तभी रेडियो चलने लगा। रेडियो मगर अब उसी स्टेशन पर क्रिकेट प्रसारण की जगह यह दुखद समाचार दे रहा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आज तड़के गोली मार दी गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी पर हमला उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्डों ने किया था। बार बार लगातार इस सिख शब्द पर जोर दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और पूरी सिख कौम को गुनहगार बना दिया गया था, और उपद्रवियों ने बोकारो के सिख समुदाय को भी ख़त्म करने का प्लान किया। ऋषि को इसकी भनक लग गई और वह मनु के माता पिता को बचाने के लिए भागा। मनु के माता पिता अब उसके माता पिता भी तो थे। आनन फानन में वह उन लोगों को अपने घर में छिपाता है और दंगाइयों के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उनको विश्वास भी तो दिलाना था कि वह सिखों का समर्थक नहीं है। और एक अफवाह के कारण दंगे शुरू हो गए थे। अफवाह की सबसे विनाशकारी बात यह होती है कि यह नसों में लहू की जगह नफरत दौड़ाती है, और वह नफरत महज दिल तक जाती है। अफवाह दिमाग तक किसी को भी संकेत के जाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। घृणा हुजूम का सबसे मारक हथियार है। महज 2 मोहल्ले बदले लेने से आप बशीर, रौनक, कमल, जितेंद्र या ऋषि न होकर भीड़ हो जाते हो।
भीड़ जिसके सिर पर खून सवार है, भीड़ जो भेड़ियों का समूह है, भीड़ जिसे बदला लेना है। 31 अक्टूबर की वह ठंड भरी रात सिखों के लिए कहर की रात थी। दंगाई अपने साथ हाकी, चाकू, कटार, भाला और मिट्टी का तेल, माचिस भी लेके आए थे। जहाँ भी पगड़ीधारी को देखा जाता था उनको मार के जला दिया जाता था। भांगड़ा देखोगे? पहला सवाल नहीं समझा, इसलिए कोई जवाब नहीं दे सका। दूसरे ने पहले के जवाब का इंतजार किए बगैर ही वह टायर लड़के के सिर से होते हुए छाती में इस तरह डाली जिससे उसके दोनों हाथ फंसकर बंध गए। दूसरे ने फिर तेजी से अपने कमर में छुपी बोतल निकाली और टायर को उससे नहला दिया। वह मिट्टी का तेल था। पहले का भी दिल इस दृश्य को देखकर दहल गया। उसके कुछ कह पाने से पहले ही दूसरा मिट्टी के तेल से सराबोर हुए टायर से तीली मार चुका था। लड़का आग की लपटों में गिरकर जमीन पर गिर चुका था। उसने उलटकर आग बुझाने की तमाम कोशिशें की, मगर कोशिशें नाकाम रहीं। रात बढ़ते बढ़ते भीड़ और उग्र होती गई। वह अब औरतों और बुढ़ों को भी नहीं छोड़ रही थी। अरे साला, हट तो, 1 मिनट हट तो, कहते हुए तीसरे ने गेहूं की एक बोरी जैसे ही खिसकाई, ओट में छिपी दोनों माँ बेटियों के चेहरे नुमाया हो गए। ऋषि अभी कुछ समझ ही पाता कि तब तक तीसरा बोरियों के पीछे झपटा। लड़की ने मगर पहले ही कीटनाशक का ढक्कन खोल लिया था। बिना विचलित हुए वह तीसरे के पहुंचने से पहले ही पूरा गरल हलक में उतार गई, छटपटाई और एक बोरे पर ढेर हो गई। लड़की की माँ बोतल खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह या तो ज़्यादा दुनिया देख चुकी थी या फिर ज़्यादा लाश। वह लाश नहीं बनना चाहती थी। उसे गोश्त बनाया गया उसी अनाज के बोरे के पीछे। अब वहाँ 2 तरह की लाशें थीं, बाप बेटी की मुर्दा लाश, औरत और ऋषि की जिंदा लाश। वह सियाना गोश्तखोरी के बाद जब तीसरा उठा तो उसने पहले से कहा, बेटा देख तो, लड़की जिंदा है क्या? पहले ने लड़की की नाक के आगे अपनी हथेली रखी और कहा, मर गई है। हटो साले, अभी जिंदा मुर्दा देखने का समय नहीं है, कहते हुए तीसरा लड़की के मुर्दा जिस्म पर झुक गया। लड़की पहले मरी, इंसानियत थोड़ी देर बाद। तीसरे ने जब उठते हुए अंगड़ाई तोड़ी तो पाशविकता भी टूट कर रो रही थी। पूरी रात भर यह तांडव चलता रहा। पगड़ी उतारता है कि गर्दन उतार दो साले, अब की बार पहला चीखा। सुरेंद्र सिंह अपनी उम्र जी चुके थे। चला चली कि इस बेला में वह पंथ की अवमानना जान के लिए भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र जी, अब 2-4 साल की ज़िंदगी के लिए धर्म नहीं दे सकता। तुझसे बेशक जान ले लो, हाँ बस एक काम करी, मेरी पहचान छुपा लें। सरदारनी कुछ हो रिदी और जिलें बेचारी, कहकर सुरेंद्र सिंह खामोश हो गए। ठीक वही खामोशी जो जिबाह से पहले कसाई खाने में तारी हो जाती हैं, ठीक वही वीरानी जो फसल काट जाने के बाद खेत में दूर दूर तक फैल जाती हैं। अगले दिन दोपहर तक सरकार के कर्फ्यू लगाने से पहले 69 सिखों की हत्या हो गई थी और हजारों घर तबाह कर दिए गए थे। नुकसान जब हो चुका होता है तब उसके बाद की जाने वाली हर कोशिश महज भरपाई होती है। नुकसान हो चुका था, रुपया पैसा, गहने जेवर, कपड़े लत्ते तो भौतिक चीज़ें थी जो सिखों को आज छोड़कर कल कमा लेनी थी। मेहनत से नसीब लिखने वाली कौम को मेहनत करने से कौन सा दंगा, कौन सा दमन, कौन सा विभाजन रोक पाया है? असली नुकसान तो विश्वास टूटने का हुआ था, जिसे जोड़ने का गारा ऊपर वाले ने अब तक नहीं बनाया। सारे सिख बोकारो से चले गए, यहाँ तक कि छाबड़ा साहब भी, और साथ में ऋषि की प्रेम का मनु भी। उसने एक बार बस मनु को देखना चाहा, पर संकोचवश आंखें छाबड़ा साहब से हटा नहीं पाया। छाबड़ा साहब जिन्हें कायदन ऋषि को देखना था, शून्य को अपलक देखते रहे। मनु भीतर की सीट से दबी तमाशाइयों के बीच ऋषि की आंखें खोज रही थी, जिसे वह विदा भी नहीं कह पाई और आंखें किसी हाल में नहीं मिली। ऋषि को छाबड़ा साहब से माफ़ी मांगनी थी, मनु से ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन सारी इच्छाएं, सारी मनसाएं टूट गई। अब आगे क्या होगा? क्या ऋषि अपना प्यार फिर से पा पाएगा? क्या वह मनु से फिर कभी मिल पाएगा? क्या बोकारो शहर कभी अपनी फिर से अस्मिता पाएगा? इन सारी बातों को जानने के लिए आपको एक बार किताब पढ़नी पड़ेगी। यह कहानी अमानवीय मूल्यों पर मानवीय मूल्यों की विजय की कहानी है। यह टूटती परिस्थितियों में भी प्रेम के जीवित रहने की कहानी है। यह उस शहर की कथा भी है जहाँ दंगों के कारण विस्थापन का दर्द सीने में लिए रहता है। लेखक ने अपनी लेखनी से इस बार भी प्रभावित किया है। सभी घटनाओं को इतनी गहराई से लिखा है जैसे कि वह इसे खुद ही जी रहे हों, और आखिरी के 15 पन्ने तो इतने बेहतरीन लिखे गए हैं, इतने रहस्यवादी हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी आपको रुलाती है, हंसाती है, आप उसके साथ जीने लगते हो। मज़ेदार बात यह है कि कहानी का अंत किताब की आखिरी लाइन तक जाता है, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि अंत
लेखक आप पर छोड़ देता है कि आप उसे कैसे समझते हो। अगर आप किताब को प्रेम भावना से पढ़ते हो तो अंत आपको बहुत ही सुखद लगेगा, लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी दिमाग लगाया तो अंत थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। यह उपन्यास मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपने किताब पढ़ी हो तो बताइए कैसी लगी आपको किताब, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जल्दी से इसको पढ़ लें। गारंटी देता हूँ निराश नहीं होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।